आप जरा इसको थोड़ा सा समझें कि असल में पर्पज ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल की सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल जो है ना, सोशली जो है ना उसको इंगेज करना कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बन सके, इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, पॉलिटिकली अवेयर करना उसको। इन सारे के सारे नतीजे में एक सोसाइटी जो है ना वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है। और सर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता या स्टेट ऑफ रेस्ट को भी नहीं चेंज करता? सर दोनों को। दोनों को। वेरी गुड। आपको कभी किसी ने बताया कि न्यूटन के लॉ से पहले मोशन के बारे में लोग क्या सोचते थे? ये कोई लॉ है इतनी सी बात कि भाई एक चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और एक चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये लॉ कैसे बन गया? आपने कभी सोचा ये लॉ कैसे बन गया? इससे पहले लोग क्या सोचते थे मोशन के बारे में? किसी को ब्लेम नहीं करना हमने, अभी जिसको जो पता चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ब्लेम करने का फायदा नहीं है। हमें पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने अब सोल्यूशन की तरफ जाना है, राइट? तो पॉइंट जी हियर सर। इज, न्यूटन के लॉ से पहले इसलिए नहीं पता हमें कि जो असल मकसद था ना, जो हमने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोचने समझने की सलाहियत स्टूडेंट की पैदा ही नहीं की जाती, उसको तो ये कहा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, 2 नंबर की डेफिनेशन है, यही एग्जाम में आनी है, 5 साल पेपर में भी देख लेना, यही होगी, तो बस इसको रटल लगा के आ जाओ। उसको इस बात से कोई कंसर्न ही नहीं है कि ये लॉ कैसे बन गया और इससे पहले क्या होता था, इससे बाद क्या होता था। जब हमें ऐसी बस में बैठे हुए हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि ड्राइवर हमें कहाँ पर लेके जा रहा है, और ड्राइवर को भी नहीं पता वो कहाँ लेके जा रहा है, और उससे बढ़कर ये कि ड्राइवर बहरा भी है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, उसको गाली दे रहे हैं कि भाई इधर आ जाओ, ये आप कहाँ लेके जा रहे हो, वो सुन भी नहीं रहा। ऊपर से अंधा भी है, उसको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, कहीं गिराएगा वो। और ये एक ही शहर में घूमी जा रहा है, लाहौर से कराची जाना है, वो लाहौर में ही घूमी जा रहा है। तो इतना बड़ा मसला है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बोल सकता हूँ? जी जी बोले। जी। आजकल तो बस एग्जाम की तैयारी हो रही है और मैं फार्मेसी में पढ़ रहा हूँ, थर्ड ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। तो और साथ में अरबी ग्रामर वगैरह और ये जो एचटीएम का कोर्स आपको शायद मालूम हो, डॉक्टर जी हाफिज जी मोहम्मद जुबैर साहब जी जी। से। बस वो सिलसिला भी शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में दिरासात का कोर्स अभी कुरान एकेडमी में नया नया शुरू हुआ है। उन्होंने मिफ्ताहुल मदारिस से इल्हाक किया हुआ है। कुरान एकेडमी वही डॉक्टर सलीम साहब रहमतुल्लाह की जो जी जी। टाइम करता है। तो वहाँ से हफ्तावार क्लासेस होती है वहाँ दिरासात की, तो वो भी ऑनलाइन अभी ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही सरगर्मियाँ हैं आजकल। कहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप? जी मैं पेशावर में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वहां पर भी कुरान अकेडमी है पेशावर, वहां पर आपने? बस कुरान एकेडमी पेशावर में है लेकिन वो बहुत दूर पड़ती है। तो मैं तो अभी ऑनलाइन ही क्लास लेता हूँ, हफ्ते के दिन क्लास होती है हमारी। अच्छा सही। आपने मैट्रिक इंटर किया हुआ है, प्री मेडिकल? जी बिल्कुल। प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस और एमडी गेट का एग्जाम होते हैं और फिर दूसरे एग्जाम होते हैं ना बीएस प्रोग्राम के लिए। तो जी जी। जब वो एमडी गेट क्लियर नहीं हो पाती है, एडमिशन नहीं हो पाती, तो फिर अक्सर स्टूडेंट किसी और फील्ड को चूज करते, तो मैंने फार्मेसी को चूज किया। ये भी 5 साल डिग्री होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो उसके रिलेवेंट है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड है, तो जाहिर है प्री मेडिकल जो जिसने पढ़ा होता है तो उसने या नर्सिंग की तरफ जाना होता है या फार्मेसी की तरफ, या दूसरे एमएलटी वगैरह जो एलाइड हेल्थ साइंसेज है, या पैरामेडिकल, तो उस तरफ जाना होता है। जी जी। चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड, ग्रेट टू नो कि आप लोग माशाल्लाह अपनी डिग्री के साथ जो है ना वो दूसरा इल्म भी हासिल कर रहे हैं। जी बस डॉक्टर कोशिश कर जुबैर रहे हैं साहब अपनी सी। का जो आपने किया है, डॉक्टर जुबैर साहब का आपने ऑनलाइन कौन सा कोर्स ले रहे हैं? जी मैं वो अरबिक ग्रामर में असल में मैंने ऑनलाइन में यही मसला होता है ना, इंसान कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल हो फोकस नहीं जाता रहता, फोकस नहीं रहता। है। जी फोकस तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो डॉक्टर सर मुस्तफा शफीउल्लाह के बयानात सुनता था बहुत ज्यादा, पहले पहले सबसे पहले उनसे शुरुआत की थी। तो उनके मैं 3-3 घंटे के लेक्चर भी मैंने सुने हुए थे। तो अच्छा। वहां से एक मोटिवेशन मुझे मिली थी कि भाई कुछ भी हो जाए पढ़ना तो पढ़ना है इंशाल्लाह। तो हाँ माशाल्लाह जी। से उनकी मोटिवेशन इस तरह रही कि हालांकि मैं कितनी बार मैंने मतलब कुछ वजूहत की वजह से एग्जाम आ जाते हैं,
मैं पहली बार तब पढ़ना मैंने चाहा तो वो आसिफ हमीद साहब होते हैं, उनके बेटे हैं डॉक्टर सलामा साहब के। तो उनके हाँ जी, हाँ लेक्चर में जी। पहले ले रहा था, तो मोबाइल का मसला आ गया, फिर वो सिलसिला फिर वही रुक गया, फिर उसके बाद फिर शुरू किया तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसम तक मुकम्मल किया है, तकरीबन 10-12 लेक्चर में। अरबी ग्रामर वो असल में जो आपको भी पता होगा, मदारिस में सर्फ नहव पढ़ाई जाती है, बहुत मुश्किल से होती है, मतलब आपको सिर्फ याद जी जी, करना मुझे होता है मुझे आपको। पता है, मुझे मुझे तो 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में। जी जी। मेरे तो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरी यहाँ क्लासेस के ना चल रहे हैं, आपने शायद देखे हो पोस्ट जी जी वगैरह एसडीएम के ग्रुप में। क्लासिकल अरेबिका और साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ यूथ, ये दो चल रहे हैं हमारे ना बैच। जी जी। तो तो बस वहां से थोड़ी बेसिक बुनियादें मिली है, तो अरबी ग्रामर जिसका वो लुत्फुर रहमान खान साहब ने जो किरदार मुरतब किए, तो उससे बहुत आसानी होती है। वो पढ़कर बंदा फिर कुछ वो जो मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है वो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत रिलेट कर सकता है, वैसे तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे साथ। हम्म। और चले साथ में माशाल्लाह, मदीना वेरी गुड। अरबिक रीडर भी पढ़ रहा हूँ, मदीना अरबिक रीडर भी, वो तो जी जी, आसान सी चले किताब है, तो वो पढ़ चले जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, वेरी लेता गुड। तलहा शमसी साहब, आप जरा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दी, इंट्रोडक्शन करवाइए। तलहा शमसी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा शमसी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम जयपुर से। इंडिया से? जी, मैं जयपुर से। जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में। 9th में, वेरी गुड। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री रखे हुए हैं सब्जेक्ट जी आपने? फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जी अच्छा, चलें, अभी आपका इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वो टेस्ट भी होगा। ठीक है, वर्कशॉप में टू वे ट्रैफिक चलती है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा एक्टिविटी भी दी जाएंगी जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने जो है ना वो परफॉर्म करके आनी है, ठीक है। जी। चलें, वेरी गुड। जी अब्दुल्ला बासी साहब, आप आ गए हैं जरा, माइक आपका ठीक है? आई थिंक स्टिल योर माइक इज नॉट वर्किंग। चलें, इट्स ओके। जी फातिमा नवाज, आप अपना माइक जरा अनम्यूट करें, इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, कहाँ से हैं, किस क्लास में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, मैं आप लाहौर से हूँ। म्यूट म्यूट कर लें, आप आपका माइक सही काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं लाहौर जी, से हूँ और लाहौर से फर्स्ट कौन ईयर सी में क्लास? हूँ। कौन सी क्लास में? इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। प्री इंजीनियरिंग है, प्री मैथ है आपकी? जी। प्री फिजिक्स इंजीनियरिंग है, आईसीएस। प्री प्री मैथ है? आईसीएस है? आईसीएस आईसीएस। ओके, जी, फिजिक्स कंप्यूटर तो साइंस। फिजिक्स तो है ना, मैट्रिक में भी पढ़ी है और आईसीएस जी में भी फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं। चलें, जी वेरी जी। गुड। कौन से कॉलेज में? पंजाब कौन से कॉलेज। कॉलेज? पंजाब कॉलेज। मैट्रिक कहाँ से की? पंजाब कॉलेज। क्वीन मैट्रिक। मैरी। कितने मार्क्स हैं? क्वीन मैरी। कितने मार्क्स हैं? 1121। 1121। चले 1121। चले चले, जबरदस्त, तैयार हो जाए इंशाल्लाह, आपको फुली इंगेज करना है क्लास में, ठीक है। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना? जी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी लेकिन फिजिक्स तो पढ़ी है ना जी सबने, मैथ भी पढ़ी है। चले, वेरी गुड। तो एक्टिव जी। रहना है आपने इंशाल्लाह। हुजैफा शमसी, ये इनका हो गया। चले, आई थिंक टाइम डिले होने की वजह से कुछ स्टूडेंट अब दोबारा रीज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम बस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं इसका, ठीक है। अ, अब्दुल्ला बासी, आपका माइक चल रहा है? जी जी। हाँ, बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम अब्दुल्ला वासी है, मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस। कहाँ कहाँ से? ये रावलपिंडी, स्कूल कौन सा है? अलाइड स्कूल। आप 9th में है, 10th में है? 10th 10th। 10th में है, ठीक है। तो
सब्जेक्ट आपने कौन से रखे हैं? कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स से। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब वैस अहमद भट्ट साहब, आपका चले नए स्टूडेंट्स को भी साथ इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा, ताकि उनको पता चले। वैस वैस साहब हमारे दूसरी क्लास में मौजूद हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें बाकियों को भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उवैस अहमद भट्ट है। मेरा नाम उवैस अहमद भट्ट है। आई एम जी जी अभी भी मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। जी जी, कश्मीर नाउ से आप? आई एम ए स्टूडेंट। मैं कश्मीर से हूँ। चले, वेरी गुड, ग्रेट। निम्रा, आप भी अपना करवा दें इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को। ठीक है वैस, वेरी गुड। जी निम्रा, आप करवाएं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। अस्सलामुअलैकुम। अम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम निम्रा है। मैं रावलपिंडी से हूँ। मैं अभी 6 सेमेस्टर मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। मैं बीबीए कर रही हूँ फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी से। और मैं अरबिक कोर्स भी कर रही हूँ वीकेंड में। और और सर मैं साथ साथ ट्यूशंस लेती हूँ, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ 8 9 के। नहीं, और आपने मैट्रिक इंटर किया है, ओ लेवल ए लेवल किया है? सर मैंने मैट्रिक किया है यहाँ पास ही स्ट्रीट में स्कूल था, वहां से किया है। मेरे 69% थी मैट्रिक में, और मैंने पंजाब पुलिस से आईकॉम किया था। मेरी 1020 नंबर्स थे। और मैंने चले, वेरी गुड। अकाउंटिंग में टॉप किया था। मेरे बोर्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर थे अकाउंटिंग में। अच्छा, वेरी गुड, जी ग्रेट। सर। चले, इंशाल्लाह किसने क्या किया है पता चल जाएगा अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आ, जी, अभी फाइजा आपने ज्वाइन किया है, आप कौन? स्टूडेंट्स कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सऊ सुबानी साहब, आप इधर हैं? अ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। रबात रावलपिंडी से हूँ। और अच्छा, मैं कौन क्लास सी 8 में क्लास पढ़ता में? हूँ पीएस में। एपीएस में? क्लास जी 8 में साइंस पढ़ी है ना आपने? जी पढ़ी है। चलें, वेरी गुड। चलें, इंशाल्लाह मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है। चलें, एक्सीलेंट। सर एक गुजारिश थी जी जी कि आप भी अगर अपना इंट्रोडक्शन हमें करवाएं तो शायद आप करवाएंगे भी, देखेंगे यार ज़्यादा अच्छा। जी जी, मैं डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन मैंने करवाना था। अभी वो आपके इंट्रोडक्शन में टाइम इतना ले लिया हमने। सर ब्रीफ मैं शहीर आपको साहब, आप बता। पूछ रहे हैं? जी जी, मैं पूछ रहा था। ओके समझ ओके, गया, मैं समझ आ मैं गया। मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इंशाल्लाह। बाकी आपका ना ये इसका सेकंड सेशन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये वर्कशॉप एक दिन का नहीं होता, 1 घंटे का नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट एक्टिविटी मिलेगी। सही है वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर आकर जो है ना वो इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि कुछ हमने चीज़ें अभी डिस्कस करनी है, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो सही है। वेबिनार होता है ना वो होता है एक एक आध घंटे का। ये तो वर्कशॉप है, तो इसमें प्रैक्टिकल आपको कुछ चीज़ें सुनने को मिलेंगी और करने को मिलेंगी। ठीक है? जो पूरा वीक आप इंशाल्लाह करेंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पर्सनली मेरा जो है वो ग्रेजुएशन फिजिक्स में है, और मैं 2020 से जो है ना वो टीचिंग में हूँ, और 7 ईयर से कॉन्शियसली जो है ना मैंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही स्टार्ट कर दी थी अपनी ना दीगर सब्जेक्ट में, अरेबिक में, और इसी तरह साइकोलॉजी में, और कंपैरेटिव फिक में, इस्लामिक शरिया साइंसेज में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है अपनी ना उसमें, दीगर क्लासों में, साइकोलॉजी की में, उसमें क्लासिकल अरेबिक में भी। तो सो फार 7 ईयर ऑफ जर्नी है, उसका इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है यहाँ पर। और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सफ़र।
इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। बाकी मैं तो अपना इंट्रोडक्शन अपने टीचर्स जो मेरे हैं, बड़े बड़े साथी हैं पाकिस्तान के, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा असल इंट्रोडक्शन वही है। उनके जो रिव्यूज होते हैं वो जो आफ्टर सेशन या आफ्टर क्लास मेरे बारे में जो उनके रिव्यूज होते हैं वही असल मेरा इंट्रोडक्शन है। साद का तारुफ उसके स्टूडेंट्स ही पता चलता है ना, कि उसने स्टूडेंट को कितना काबिल बना दिया है। जी जी। बाकी वैसे मैं डिटेल में बताता रहूँ तो फिर तो मेरा इंट्रोडक्शन में ही आपका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जी आपको अंदाजा हो जाएगा जब मैं इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है जज़ाक आपको? अल्लाह। जी स्क्रीन सर। सबको नजर आ रही है? जी सर। चले इंशाल्लाह हम इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, क्वेश्चन आंसर साथ साथ मैं आपके लेता रहूंगा। ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें और आप लोग इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें इसमें। ठीक है, चलें। पर्पस ऑफ एजुकेशन पर हमने बात करनी है आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वर्ड पर्पस है इसको हम थोड़ा सा देख लें, ये क्या है। ठीक है, तो एनीवन हैव आइडिया अबाउट द वर्ड पर्पस मीन? मकसद। जी कौन? मकसद सर। मकसद। और कोई? जी सर, बस मकसद ही ज़हन में आता है, पर्पस को समझ कर। मकसद के वर्ड को जब आप जहन में लाते हैं तो फिर जहन में क्या आता है? किसी चीज को सर अगर हम हासिल करें या किसी चीज का अगर एंड रिजल्ट देखना हो तो उसके पीछे हमारी वो जो इनपुट होती है, आई थिंक यही इसको नहीं होगा। इस तरह आपने, भी समझा जाता है कि कष्ट और इरादा से निकला हुआ है मकसद। तो कष्ट करना चीज के लिए, फिर इसमें एक चीज और आ जाती है, जरूरत होती है, कुछ चीज मकसद होती है, और मकसद के पीछे आप जरूरतों को कुर्बान करते हैं। लेकिन जिसका नहीं आम अभी इंसान। अभी 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 लिसन लिसन, हम ना पर्टिकुलरली द वर्ड पर्पस को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, सही क्योंकि से। विदाउट पर्पस इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप एक बस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और बस में आप एज स्टूडेंट जो है ना वो सारे बैठे हुए, टीचर जो है ना वो क्या है, बस का ड्राइवर है। ठीक है, आप इमेजिन करें कि अगर वो ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो वो स्टूडेंट को कहाँ पर लेके जाएगा? कहीं लेके जाएगा वो? हम्म, सर कहीं तो रुकेगा ना। कहाँ रुकेगा? उसे पता ही नहीं है। सर वो कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी नहीं लेकर जा सकता, वो उसकी मर्जी पर। He should have a particular destination, particular task, particular reason where he actually want to reach, right? उसकी कोई यस। ना कोई रीजन होगी कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, और उसने कहाँ पहुंचना है। अगर वो उसको नहीं क्लियर तो वो कहीं पर भी ले जाएगा आपको। ठीक है, और जी। फॉर एग्जाम्पल आपको रास्ते में पता चले कि ये तो कहीं और ही लेके जा रहा है, मैंने जाना कहीं और था, तो फिर आप चलती बस पर तो छलांग नहीं लगा सकते ना। नहीं ऐसी है। सर, ऐसा ही नहीं। तो तो द वर्ड पर्पस इज एक्चुअली मीन कि आपने कहीं पर भी जाना है ना, उसकी रीजन क्या है। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है। ठीक है, आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, तो अगर एज स्टूडेंट्स हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, हमें ये पर्पस ऑफ एजुकेशन नहीं पता, तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप एक ऐसी बस पे बैठे हुए हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि वो बस कहाँ जा रही है। और फिर वो जो बस का ड्राइवर है, अगर उसको पता होता तो वो अभी तक बता देता। ठीक है, उसने भी नहीं कभी कोशिश की बताने को। क्यों नहीं बताया उसने आज तक, पता है आपको? उसकी खुद पर नहीं। उसे खुद पता नहीं है। एग्जैक्टली क्यों? अब उससे जाके पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मुझे मेरे टीचर ने नहीं बताया। तो इस तरह ये एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, बेसिकली हमने इसी को ब्रेक डाउन करना है। सही है ना? तो पर्पस का पता होना बहुत जरूरी है, वरना एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि जब हम आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वट एवर द डिग्री यू हैव डूइंग, क्या होता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाना होता है। ठीक है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी इंजीनियर बनना है, किसी ने पुलिस में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है। ठीक है, आर्मी में जाना है, लॉ में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है आपने। ठीक है, यू नेम इट। तो
उस फील्ड में जाने वाले बंदे को शुरू में ही अगर पर्पज ऑफ एजुकेशन नहीं ना पता था, तो वो वहां जाकर जो खराबी करेगा, उस खराबी के नतीजे में जो आउटकम आएंगे वो हमारी आंखों के सामने। अगर मैं आपके सामने, चलें हम थोड़ा सा यहाँ पर एक इमेजिन करते हैं, एक एक प्रोफेशन को इमेजिन कर लें, पुलिस का जो प्रोफेशन है। जब भी आप पुलिस के प्रोफेशन को इमेजिन करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? करप्शन। करप्शन आता है ना, रिश्वत आती है। क्यों? क्यों? सब ये यही करते हैं ना। वो कमीशन तो यही करते हैं वो। लिसन, किसी भी फील्ड का ले लेना, हम आपको आपको जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा ये सारा क्यों आता है, ठीक है। वजह उसकी यही है कि पर्पस क्लियर नहीं था, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें। हमने दूसरा वर्ड लिखा हुआ है पर्पस को, चलें यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। द रीजन वाई समथिंग इज डन और यूज्ड, द एम और इंटेंशन ऑफ समथिंग, ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं उसकी वजह और आपका मकसद, आपकी इंटेंशन कुछ भी करने की, ठीक है। तो एजुकेशन इतनी बड़ी जो है ना वो एक फील्ड है, ठीक है। पढ़े लिखे बंदे की कितनी वैल्यू है, अगर उसको ही नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है तो आप सोचें वो फिर क्या करेगा। समझे नहीं आप? चलें हम सारे पढ़े लिखे हैं यहाँ सर। एक पर, चीज ऐसी ऐड है। करना चाहता हूँ। जी जी ऐड करें। मैं इस सेशन से पहले ही बस एक ग्रुप है हमारा, तो उसमें मुख्तलिफ सलफ के अक़वाल शेयर होते हैं, तो उसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह का भी एक इसी एजुकेशन के हवाले से एक बहुत प्यारा सा एक तहरीर उसमें शेयर हुई थी। मैं इंशाल्लाह में शेयर कर दूंगा बाद में, कि जो हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में वो बता रहे थे कि 15-16 साल बंदे पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्या क्या मकसद है मेरा। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा तज़किया किया। नहीं, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, मैं कुछ आपको ना उसके सिम्टम भी बताऊंगा। विदाउट पर्पस ऑफ एजुकेशन यू हैव अ पर्टिकुलर सिम्टम दैट वी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं वो सिम्टम, लैक ऑफ पर्पस की वजह से। वो सिम्टम क्या है इंशाल्लाह आप खुद एग्री करेंगे, हाँ डेफिनेटली हम भी ये सिम्टम फेस कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सही। पर्पस। तो दूसरा वर्ड हमने जो यूज किया वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एनीवन कैन एलैबोरेट प्लीज? तालीम। वाह, तालीम। मैंने उर्दू वर्ड मीनिंग नहीं पूछा, एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं भाई। नॉलेज सर। आपने इस नॉलेज का वर्ड यूज करके ना एक और प्रोसेस क्वेश्चन टू उठा दिया। एजुकेट समवन, एजुकेशन होते हैं प्रोसेस टू एजुकेट समवन। सर एक नॉलेज ही है, एक स्टडी। सिस्ट वन बाय वन बोल लें। चलें एक आपका सिस्ट नॉलेज अब्बासी आपका। एक सिस्टम के तहत कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको दी जा रही हैं किसी इदारे की तरफ से या खुद से आप कर रहे हैं तो उसे एजुकेशन कहेंगे। ओके ओके, दिस इज वन ऑफ द आंसर। तो ओके। प्रोसेस प्रोसेस टू एजुकेट समवन एक प्रोसेस का नाम है, किसी बंदे को किसी भी चीज के बारे में एजुकेट करना। किसी बंदे को किसी भी चीज के बारे में एजुकेट करने के प्रोसेस को एजुकेशन, एजुकेशन कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में। किसी भी चीज, मतलब उसको कोई स्किल्स के हवाले से, कोई पर्सन इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, यही चीजें इसमें आती है। नहीं इस तरह तो देखे ना, एक बाइक मैकेनिक जो है वो उसको बाइक का सिखाता है तो हम तो उसको एजुकेटेड नहीं समझते। क्यों? ये बात वो किसी भी जी। चीज के बारे में कुछ भी सिखा रहा है ना। हम्म गलत हो गया गरीब डिफिनेशन। सर पर्टिकुलरली पाकिस्तानी जो है ना, उसकी कॉन्टेक्स्ट तहजीबी, पर्टिकुलरली इसको इस तरह कह सकते कि उसकी नर्चरिंग करना, उसकी पर्टिकुलर तहजीब जी जी। सिखाना। चले चले, मैं आप करीब करीब पहुंच गए हैं शीर, इसको मैं थोड़ा सा आसान वर्ड में एक दफा यहाँ डिफाइन कर दूं, आगे जाके मैं इसको खोलूंगा डिटेल में, ठीक है। जी जी। ताकि अभी आपको, असल में ये प्रोसेस ही है, ठीक है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ acquiring knowledge, skill and attribute through different kind of learning process, ठीक है। वो लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, वो नॉन फॉर्मल भी हो सकते हैं। जो फॉर्मल है ना, ये थोड़ा सा मैं जरा आगे इसको लेकर आऊँ, ठीक है। ये देखें, वेरियस फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ लर्निंग में क्या है, जिस तरह एक सिस्टमेटिक लर्निंग है, जो फॉर्मल लर्निंग है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लर्न करते हैं, ठीक है।
इसी तरह इनफॉर्मल लर्निंग होती है जो आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, एनवायरनमेंट से आप सीखते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से आप सीखते हैं, ठीक है। ये होती है इनफॉर्मल लर्निंग। इसी तरह नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है जो आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज करते हैं आउट ऑफ योर स्ट्रक्चर, जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है उसके अलावा, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होती है। तो जो प्रोसेस है ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड एट्रीब्यूट्स, उसको बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है। और वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग के सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, वो आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है इनफॉर्मल की बात करें, वो आपके वोकेशनल इंस्टीट्यूट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा डिफरेंट जो अदर देन फॉर्मल इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंटली बात उस फॉर्मल एजुकेशन की ही कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से करते हैं उसका पर्पज क्या है, ठीक है। वो हमने ये बात कर ली कि पर्पज का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं पर्पज ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अल्टीमेट पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या है। पर्पज का मतलब आपको पता चल गया, एजुकेशन का मतलब पता चल गया, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पर्पज ऑफ एजुकेशन असल में क्या है, ठीक है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई भी इंडिविजुअल है जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, तो उसके जो पर्पज ऑफ एजुकेशन है उसके नतीजे में उसके अंदर क्या क्या जो है ना वो डेवलपमेंट आनी चाहिए, ठीक है। उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट आनी चाहिए सबसे पहले, उसके सोचने समझने की सलाहियत अगर बढ़ रही है तो ठीक है। अदरवाइज मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ पर इस टॉपिक को खोलता हूँ और आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, वो अपनी एकेडमिक प्रेशर की वजह से ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। वो हमेशा जो है ना एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम करीब आते हैं फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। या कभी टेस्ट का प्रेशर है फिर पढ़ते हैं वो, या उन्हें जब कोई डर हो कि सुबह टेस्ट है तो उन्होंने फिर ही रात पढ़ना है, पूरा साल या पूरा माह उन्होंने पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, फिर आपने देखा होगा स्टूडेंट जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, स्टडी के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है ना वो मेंटेन नहीं रख पाते। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और आपको पता है कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि बेसिकली उनका पर्पज ही क्लियर नहीं है, ठीक है। उनको पता ही नहीं है हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप एक बंदा है, ठीक है, उसको ये कहा जाता है कि आपको एक जगह से ना एक एक पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग से मतलब कोई हवेली है, ठीक है, किसी दूर कस्बे में, और वहां पर ना एक उस बिल्डिंग के अंदर जो है खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। और वो खजाना जो है वो निकालने के लिए आपके पास सिर्फ 1 माह का टाइम है, सही है। और उस 1 माह के अंदर अंदर अगर आपने निकाल लिया तो आपका हुआ, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलेगा। अब मुझे बताएं, कोई भी इंडिविजुअल हो, आप में से हो या कोई भी हो, क्या वो आखिरी दिन का वेट करेगा? बताएं। नहीं नहीं सर, उसी टाइम कोशिश करेंगे नहीं। निकल। पहले कंफर्म करेंगे कि बंदा जो कह रहे हैं बात सही भी कह ये रहा है या ये नहीं वैसे। ये कंफर्म है, उसके दादाजी ने बताया, ये कंफर्म मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है। सर उसी टाइम कोशिश करेंगे। ये तो कंफर्म है, वहां पर खजाना बाकी है, ठीक है। सही। ये कंफर्म है। जब ये कंफर्म होगा ना तो वो पता क्या करेगा, वो पहले ही हफ्ते कोशिश करेगा निकालूं, ठीक है, जी। ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो अपने कब्जे में लेकर कहीं इस्तेमाल में ला सकूं, ऐसी है ना। सर वो पहले लास्ट हफ्ते डे तो का उसी टाइम वेट नहीं, करेंगे। लास्ट डे का वेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको क्लैरिटी है, उसका पर्पस क्लियर है कि मैंने इतने टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो ये टारगेट अचीव करना है। और ये जब मैं ये मुझे ये खजाना जब मिल जाएगा तो इससे मैंने ये चीजें ये जो है ना वो अपनी इसकी इसको कंज्यूम करना है इन जगहों पर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर फॉर हिम, दैट्स वाई उसके पास कोई भी वो ये नहीं कहेगा कि अभी मैं जो है ना मोबाइल पर अपनी कोई नोटिफिकेशन देख लूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, या मुझे इस तरह का कोई इशू आ रहा है। वो इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देगा, ऐसे है ना। उसको यही सूझ रहा होगा कि किसी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी इस गाने को निकाल कर अपने कब्जे में ले लूं। तो सर अब गौर से समझे, किसी अब और चीज में भी इन्वॉल्व होगा तो ये चीज सर पर सवार हो जाएगी। ये चीज जब तक मुकम्मल नहीं करेगा यही सवाल रहेगी, ऐसी है ना। मैम ये यहाँ से ये बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब एक स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को ये पता होगा कि ये जो एजुकेशन में ले रहा हूँ इससे मुझे कौन सा खजाना मिलने वाला है, तो फिर वो
ये इस तरह की डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर वो देखें, मुझे बताएं, एक स्टूडेंट जब स्कूल या कॉलेज में आता है उसको कहना क्यों पड़ता है कि आप पढ़ें? नहीं पढ़ा। उसको कहना पड़ेगा जो वो खुदा ना नहीं कर रहा है कि आप, वो कहेगा मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं जरा मोबाइल यूज कर लूँ, मैं थोड़ा लेट नाइट जो है ना वो जाग लूँ, या मैं नेटफ्लिक्स पे बैठ जाऊँ। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लैरिटी है, ठीक है, पर्पल क्लियर है। समझ रहे हैं आप बात? अब होगा क्या कि जब आप किसी भी स्टूडेंट्स को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो भी है, उसको क्या है, ये आपने देखा होगा, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कि उसको कहना क्यों पड़ता है कि आप पढ़ के आए, उसको डांटना क्यों पड़ता है, उसको सख्ती क्यों करनी पड़ती है? ये सारा कुछ इसलिए करना पड़ता है कि आपने कभी उसको पर्पस ऑफ एजुकेशन क्लियरली बताया ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये गेन करने के बाद मुझे कौन सा खजाना मिलने वाला है। डेट्स वाई वो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन में पढ़कर जो है ना वो अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो डिस्ट्रॉय, डैमेज करके बैठा होता है, ठीक है। और जो पर्पस ऑफ एजुकेशन ना जानने के बाद वो जो चीज बन के निकलता है ना, उसका मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ किस किस तरह की चीजें बन के निकलती हैं, और फिर डिफरेंट फील्ड में वो जाती हैं चीजें। चीजों से मुराद वही इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और फिर वहां जाकर तबाही फेर देते हैं। डेट्स वाई पुलिस का वर्ड सुनते ही आपके जहन में करप्शन आता है। डेट्स वाई वकील का नाम सुनते ही आपके जहन में रिश्वत लेना ही आता है। डेट्स वाई डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट को कस्टमर समझता है, और वो कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमीशन लेकर अद्वियात उनके अकॉर्डिंग लिख कर देता है। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डेट्स वाई ठीक नहीं करता। आर्मी डेट्स वाई जो है ना वो अपना, जो उसका असल काम है वो उससे हटकर जो है ना दीगर कामों में पड़ी हुई है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में क्यों कंट्री को और अपने जो आइन है उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा, उसकी वजह क्या है? वही बैक ऑफ द डे वही वजह है, ठीक है। फिर ये चीजें मैं बता रहा हूँ, जब आगे जाती है ना फिर इस तरह खराबियां करती हैं हर फील्ड में जाकर। तो अब जरा इसको थोड़ा सा समझें कि असल में पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है ना वो किसी भी इंडिविजुअल की सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल जो है ना, सोशली जो है ना उसको इंगेज करना कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बन सके, इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, पॉलिटिकली अवेयर करना उसको। इन सारे के सारे नतीजे में एक सोसाइटी जो है ना वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है और सोसाइटी तरक्की करती है, ठीक है। और जब एक इंडिविजुअल को पता होगा कि मैं वो ईंट बनने जा रहा हूँ सोसाइटी की जो कि एक एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली वो एक फोकस्ड रहते हुए उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन है, और वो ये कि ये जो नॉलेज है और ये जो स्किल्स हैं और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, ठीक है। ये नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट साइंस का है तो उसके पास अपने, साइंस का स्टूडेंट है वो आईसीएस कर रहा है या प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, प्री मैथ कर रहा है, तो वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको, उसके पास जो है ना वो नॉलेज उसका होना चाहिए, और वो कितना नॉलेज है इंशाल्लाह अभी आपको पता चल जाएगा। और वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो उसके पास होनी चाहिए अगर वो अपने आप को स्केल करना चाह रहा है अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। इसी तरह वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उसकी शनाख्त बनेंगे और जो उसको आगे फील्ड में काम आएंगे तरक्की करने में, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली वो है खजाना जो उसको मिलना था, और इसके नतीजे में उसने सोसाइटी का एक ऐसा इंडिविजुअल बनना था जिसने सोसाइटी की इन्वायरमेंट के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना था, इंस्टीड ऑफ डैट को सोसाइटी के अंदर एक दीमक बनकर उसको और खा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉलेज की, ठीक है, अभी आप में से हर बंदे ने मैट्रिक इंटर किया हुआ है, ऐसी है। तो मैं आपसे एक आसान सा क्वेश्चन करता हूँ, न्यूटन के लॉ पढ़े हुए हैं सबने? जी। न्यूटन के लॉ सबने पढ़े हुए हैं? जी। वेरी गुड। क्या है न्यूटन जी का सर फर्स्ट लॉ? भूले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? बस ना तो सर ये कि आप किसी चीज को फोर्स देते हैं तो वो उसी से मूव करना शुरू कर देते सर हैं। लॉ और ऑफ अगर इनर्शिया। एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसका मतलब ये कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी, अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट में पड़ी रहेगी। और अगर किसी भी बॉडी पर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और फोर्स ना लगे तो वो इसी तरह जाती रहेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी सर जगह पर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और सर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता या स्टेट ऑफ रेस्ट को भी नहीं चेंज करता? सर दोनों को। दोनों को, वेरी गुड।
आपको कभी किसी ने बताया कि न्यूटन के लॉ से पहले मोशन के बारे में लोग क्या सोचते थे? ये कोई लॉ इतनी सी बात कि भाई एक चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और एक चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये लॉ कैसे बन गया? आपने कभी सोचा ये लॉ कैसे बन गया? इससे पहले लोग क्या सोचते थे मोशन के बारे में? न्यूटन से पहले मोशन के बारे में क्या सोचा जाता था, किसी को पता है? नो सर। क्यों नहीं पता? सोचें। आपको जब ये पढ़ाया गया तब ये नहीं बताया गया कि भाई ये एक इतनी सी स्टेटमेंट एक लॉ का दर्जा कैसे ले सकती है। सर वही बात है ना, जो मतलब क्योंकि पढ़ाने हमें वाले वो। उस नहीं नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हमने किसी को ब्लेम नहीं करना, हमने अभी जिसको जो पता चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? ब्लेम करने का फायदा नहीं है। हमें पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने अब सोल्यूशन की तरफ जाना है, राइट? तो पॉइंट जी हियर सर। इज, न्यूटन के लॉ से पहले इसलिए नहीं पता हमें कि जो असल मकसद था ना, जो हमने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोचने समझने की सलाहियत स्टूडेंट की पैदा ही नहीं की जाती, उसको तो ये कहा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, 2 नंबर की डेफिनेशन है, यही एग्जाम में आनी है, 5 साल पेपर में भी देख लेना, यही होगी, तो बस इसको रटल लगा के आ जाओ। उसको इस बात से कोई कंसर्न ही नहीं है कि ये लॉ कैसे बन गया और इससे पहले क्या होता था, इससे बाद क्या होता था। जब आपको किसी चीज से किसी की चीज की इंपॉर्टेंस का मालूम करना हो ना, उससे पहले क्या हो रहा होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है? न्यूटन के लॉ लॉ इसलिए बने हैं, उससे पहले लोग यही सोचते थे, जो आज भी अगर हम किसी को ये एग्जांपल देना तो वो आज भी यही सोचेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप कहेंगे भाई ये एक बॉल है और ये मूव कर रही है, ठीक है, तो क्या ये रुक जाएगी थोड़ी देर बाद जाके? वो यही कहेगा हाँ जी रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने कहा था नहीं रुकेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अब और समझे न्यूटन ने क्यों कहा था? क्योंकि उसने कहा था कि भाई ये जो चीज है ना, ये बॉडी की अपनी नेचर नहीं है, ये तो फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है, ये एयर फ्रिक्शन भी हो सकती है, ये ग्राउंड की फ्रिक्शन भी हो सकती है, राइट? तो उसने फिर फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, उस वजह से उसका लॉ बना है, और लॉ उसका वैलिड हुआ है कि भाई वहां असल जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचर होती है ना, उसको मालूम अगर आपने करना है तो आपको फ्रिक्शन को रिमूव करना होगा, फ्रिक्शन को इग्नोर करना होगा, ठीक है? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की असल नेचर मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी नेचर मोशन में रहना पसंद करता है या रेस्ट में रहना पसंद करता है, तो मैं देखता हूँ कि अगर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो रेस्ट में ही पड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी नेचर क्या है, रेस्ट में है, ठीक है? इसको जरा थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी न्यूटन का लॉ पढ़ा नहीं रहा आपको। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी नेचर में क्या मोशन में रहना ही पसंद है, तो वो क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा हमेशा, वो रुकेगा नहीं फिर। और इस चीज को हम स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? चांद जो जमीन के गिर्द घूम रहा है, क्यों नहीं रुका? आपको पता है क्या क्यों नहीं रुका? स्पेस यस में सर। फ्रिक्शन नहीं है, कल्हा समझ आई है? तो यस अब सर। पॉइंट यहाँ पर ये है कि न्यूटन के लॉ से पहले ना लोग ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे, वो ये कहते थे कि भाई ये हमें तो यही नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता जा रहा है, और अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही है। तो उन्होंने, जब न्यूटन ने ये कहा कि नहीं आप इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की असल नेचर फाइंड नहीं कर सकते, आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की असल नेचर फाइंड करना चाहते हैं तो आप फ्रिक्शन को इग्नोर करें, फ्रिक्शन को एक साइड पे करें, फिर आपको उसकी असल नेचर पता चलेगी। इसको थोड़ा सा मैं और आसान करके आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अगर किसी स्टूडेंट की नेचर का पता करना है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, सबको बात आ रही है? जी सर। क्लास के अंदर टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब टेस्ट में अगर एक टीचर ने स्टूडेंट की असल नेचर मालूम करनी है कि वो ईमानदार है कि बेईमान है, तो वो अगर क्लास में थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो फिर पता चलेगा ना, जब तक टीचर क्लास में, फिर कैसे पता चलेगा? जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाएगा स्टूडेंट की असल नेचर बाहर आ जाएगी। जो बेईमान होगा वो नकल की कोशिश करेगा, जो ईमानदार होगा वो फिर भी सुकून से अपना काम करेगा। समझ आई है आपको? यस। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बेसिकली न्यूटन के लॉज ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की असल नेचर क्या रेस्ट में रहना पसंद करता है या वो मोशन में रहना पसंद करता है। तो न्यूटन के लॉ से पहले लोग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे, ठीक है? न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, दैट्स व्हाई उसके उसके जो लॉ बने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब तक स्टूडेंट को किसी भी लॉ से, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी थ्योरी, किसी भी प्रिंसिपल से पहले क्या चल रहा था नहीं पता होगा ना, तो उसकी अहमियत का बाद में उसको पता नहीं चलेगा। इसकी मैं और आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। आजकल हमारे नजदीक इस्लाम की क्या वैल्यू है, दीन की अपनी कोई वैल्यू है? नहीं है वैल्यू। हम दीन को मुसलमान
के साथ जो है ना कंपेयर करते हैं कि ये मुसलमान की जो हालत है ना वही दीन की हालत है। लेकिन अगर आप इस्लाम की असल वैल्यू जानना चाहते हैं तो फिर आपको पता चलेगा इस्लाम से पहले क्या चलता था, और इस्लाम जब आया फिर क्या चेंज आया, फिर आपको इस्लाम की अहमियत का पता चलेगा। समझ आइए आपको। जी सर। तो यहाँ पर जो मैं एक रूल आपको देना चाह रहा था वो ये है कि भाई कोई भी चीज़ की अहमियत का पता उसमें चलता है जब हमें उससे पहले क्या चल रहा था, फिर उसके आने के बाद क्या चेंज आया, फिर हमें पता चलता है उसकी अहमियत का। तो बात हमारी आगे चलेगी। बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि भाई आपको क्यों नहीं बताया गया न्यूटन के लॉ से पहले, आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि न्यूटन का लॉ इतनी स्टेटमेंट थे, इतना बड़ा लॉ कैसे बन गया। समझ रहे हैं, ये क्यों का क्वेश्चन करना ये है स्किल। ये कौन सी स्किल है ये आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। चले अब सबसे आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूटन के लॉ सर तो इसमें बहुत। कुछ ऐड करना चाहूंगा, मतलब लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन देन यू कैन ऐड, ठीक है। अच्छा जी, फिजिक्स आप साहब ने पढ़ी है, चले आसान सा मतलब बता दें मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिजिक्स। फिजिकल वर्ड। फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का वर्ड है ना, जिस तरह मैंने आपको पर्पस का बताया ये मतलब है, आपको मैंने एजुकेशन का मतलब बताया, ठीक है। इस तरह फिजिक्स का भी कोई मतलब होगा। डील विद द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, राइट, ओके। और सर मेरे हिसाब से फिजिक्स जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे यूनिवर्स ही समझ आती है। नहीं, यूनिवर्स तो समझ आती है, मैं फिजिक्स का जो वर्ड है ना इसका कोई मीनिंग हो ना, कहाँ से निकला ये, क्या मतलब है इसका। मतलब नहीं पता। सर फिजिक्स का मतलब होता है। आपने मैट्रिक में भी फिजिक्स पढ़ी है, आपने इंटर में भी पढ़ी है, आगे जाके भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। कभी आपने किसी से नहीं पूछा कि भाई आप हमें फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, आप हमें इसका मतलब तो बताएं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया, नंबर हमारे आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 60 हैं या 80 हैं, हमें वर्ड का मतलब नहीं पता, एक सब्जेक्ट हमने पूरा पढ़ लिया। सोचें क्यों नहीं पता। ये ही है असल वजह, ठीक है, इसलिए ये आपका सेशन रखा गया है भाई। आप एक चीज पढ़ लेते हैं, आपकी मिसाल या हमारी मिसाल फिर वैसे ही है कि हमें ऐसी बस में बैठे हुए हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि ड्राइवर हमें कहाँ पर लेके जा रहा है, और ड्राइवर को भी नहीं पता वो कहाँ लेके जा रहा है, और उससे बढ़कर ये कि ड्राइवर बहरा भी है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, उसको गाली दे रहे हैं कि भाई इधर आ जाओ, ये आप कहाँ लेके जा रहे हो, वो सुन भी नहीं रहा। ऊपर से अंधा भी है, उसको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, कहीं गिराएगा वो, और ये एक ही शहर में घूमी जा रहा है, लाहौर से कराची जाना है, वो लाहौर में घूमी जा रहा है। तो इतना बड़ा मसला है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट के असल मतलब का ही नहीं पता हमें, तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नंबर लेके हमने क्या किया फिर। physics is a simple Greek word which mean नेचर। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस है जिससे ये निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। तो नेचर की स्टडी हम करते हैं बेसिकली, ठीक है। और नेचर की स्टडी जो करता है ना वो नेचर के करीब होता है। अगर कोई फिजिक्स पढ़ के भी नेचर के करीब नहीं हुआ ना तो उसने फिर फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है। और फिजिक्स किसी ने पढ़ के या पढ़ा के हमें नेचर से करीब ही नहीं किया तो उसने भी नहीं अभी तक पढ़ी फिर। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह कभी हमें चीजें क्यों नहीं सोचने पर मजबूर किया गया या समझाई गई या बताई गई, उसकी वजह ये है कि चल सो चल इस साइकिल के अंदर जो है ना वो टाइम ही नहीं कि थोड़ा सा रुक के कोई सोचे कि भाई ये चल क्या रहा है। इस विशेष साइकिल को तोड़कर हम जरा रुक कर देखें कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो प्रोडक्शन निकल के आ रही है ना वो तबाह कर रही है सोसाइटी को। जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, डिफरेंट फील्ड में जो जा रही है ना प्रोडक्शन, ये सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ही हैं। ऐसी है ना, ऐसे है कि नहीं शहीर। जी बिल्कुल। तो फिर इसके नतीजे में जो तबाही आती है ना वो फिर हमारे आंखों के सामने है। इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ये मैंने जो थोड़ा सा आपको बताया ना अभी। सर तो जब हम बात कर जी शीरा थोड़ा ऐड करें, फिर इंशाल्लाह मैं आगे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको हम मजीद आगे करेंगे। सतत ये आप ये कह रहे कि वाई एक्सएल है जो हमारी डेवलपमेंट की मैं ये ऐड करना चाहता था कि ये बजाय इसके कि डेवलप हो इसको अपोजिट डिमोटिव किया गया है शायद, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते ये हैं यूनिवर्सिटी में जी तो जी जी लड़के होते हैं डिमोटिवेट करते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो क्वेश्चन, क्लास अटेंडेंस ज्यादा दे रहे हो ये चीज़। तो भी उलट। असल में शुरू में ही जो है ना वो डरपोक किया गया है कि भाई अगर आपने क्वेश्चन किया तो
आपको जो है ना वो आपके नंबर काट दिए जाएंगे टेस्टों में। यूनिवर्सिटी में तो ये होता है कि आपकी जीपी काट दी जाएगी, क्योंकि उसी टीचर ने पढ़ाना है और उसी टीचर ने आगे जाके पेपर बनाना है। तो जब ये स्टूडेंट को डर पड़ा होगा कि भाई अगर मैंने क्वेश्चन किए तो ये ना मेरे नंबर ही काट दे, इससे अच्छा चुप ही रहूं मैं। जी कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, मैं देन आगे मूव करूं। तलहा, यस सर। आई एम ऑडिबल? यस सर। ग्रेट, ओके। चलें अब हम बात करते हैं भाई, हमने कहा कि भी ठीक है, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड एट्रीब्यूट, ठीक है, वो कौन सा नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हम जिस भी फील्ड में है ना, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, यू शुड हैव पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, राइट। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तीन चीजें हमने कहा, एक नॉलेज है, एक स्किल्स हैं, और एक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो नॉलेज में जब हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में दो तरह की साइंस है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, राइट। नेचुरल साइंस में आमतौर पर फिजिक्स, मैथ, बायोकेमिस्ट्री आती है, और सोशल साइंस में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ और पॉलिटिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट मैटर में कोई भी स्पेशलाइजेशन करें, जो कुछ भी करें, आपको इस सब्जेक्ट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज और सारा जो सब्जेक्ट का सब्सटेंस है वो क्लियर होना चाहिए। वो कैसे क्लियर होगा? जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आपको समझ आ रही होगी। और समझ कैसे आएगी? जब समझाने वाले को समझ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि समझने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस स्किल के अंडर आते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने मेट्रो के इंटर एफएससी कर ली है और यूनिवर्सिटी में भी चले गए, और आपको अभी 9th में पहला जो सब्जेक्ट आपने साइंस का खोला था फिजिक्स, और फिजिक्स का जो मतलब है वो भी नहीं पता, और आप इतने आगे चलेंगे, तो आप मुझे बताएं आगे जाके आपने करना क्या है फिर, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या है, मैथ का क्या है, बायो का क्या है। फिर हमें क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप ना होने की वजह से सर हम बता रहे थे कि अगर आप किसी भी, जैसे आप सारे साइंस के स्टूडेंट है ना, ऑफकोर्स आपने मैट्रिक इंटर साइंस से किया है, ऐसी है। साइंस दो तरह की है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस में आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, और इसी तरह जितने भी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो आते हैं, ठीक है, जो आगे जाके आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, इनकी आगे ब्रांचेज हैं। इस तरह सोशल साइंस में साइकोलॉजी है मेन, ये पता हो, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिक्स, इसी तरह पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और उर्दू, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट मैटर में आप हैं, उसमें आपको उसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक उसकी सब्सटेंस का पता होना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसका उसका जो मटेरियल है वो आपको आना चाहिए, उसकी थ्योरीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएंगे? जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे। वो कैसे आएंगे? जब आपका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट के अंदर। वो कैसे आएंगे? जब आप उसको समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं आएगा फिर आपने वर्ड सुना हुआ है ना, एजुकेटेड फूल का। एजुकेटेड फूल का वर्ड सुना हुआ है सबने? नहीं सुना? सुना हुआ है। चले, जिसने नहीं सुना वो सुन ले, फिर आगे जाके बताता हूँ फिर वो क्यों होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं दो स्किल की बात करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह बाकी दो की अगले सेशन में करेंगे, टाइम कम है, इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं, सही है। पहली जो स्किल है ना, नॉलेज का मतलब पता चल गया। जो भी आप सब्जेक्ट मैटर में है ना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैटर की, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे 5-6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर मुकम्मल अबूर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो स्किल्स हैं वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि साथ साथ डेवलप होनी चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग किससे कहते हैं? कि आप ये सोचें कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो सही हो रहा है वो क्यों सही हो रहा है, और अगर नहीं सही हो रहा तो क्यों नहीं सही हो रहा, अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो इसको सही कैसे करना है। ये कैसे होता है? फिर ये आप जब क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, जब आप रीजनिंग करते हैं, जब आप पूछते हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों करना है हमने, ठीक है। आपने कभी आज तक सुना है कि आपके टीचर ने आपको कहा हो कि जाए आपने जो टॉपिकल पढ़ना है इससे रिलेटेड 10 वीडियो देख कर आए यूट्यूब से, और फिर आके मुझसे क्वेश्चनिंग करें? कभी सुना है आपने आज तक? नो सर। किसने सुना है? नो सर, नहीं सर। नहीं सुना ना? क्यों नहीं सुना फिर? तो ये तो यही तो देखें, ये स्किल आपके अंदर मौजूद होती हैं ऑलरेडी, ये प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट होती हैं। हमने टीचर का काम इसको पॉलिश करना होता है। तो ये जो सिस्टम है, जो लैक ऑफ पर्पस की वजह से इस सिस्टम का जो ड्राइवर है, वो क्या करता है, इन स्किल को और ज्यादा कन्फाइंड करके स्टूडेंट को जमूद का शिकार करके उसको
मेंटल स्ट्रेस में ले जाता है। वो बेचारा जब उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत है वो ही नहीं खुलकर बाहर आएगी, तो उसने फिर अंडर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस का शिकार ही रहना है। आजकल पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो है ना, खासतौर पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो अपने एकेडमिक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्लियर नहीं है, और उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया जा रहा। इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जा रही। और अंडरस्टैंडिंग उनको तभी आएगी जब समझाने वाले को खुद समझ होगी कि मैंने क्या समझाना है। जब उसको ये फिक्र पड़ी होगी कि मैंने सिलेबस कवर कराना है विद इन टाइम, और मैंने बस रट्टा लगवाना है और दो डेफिनेशन देकर पास करवाना है, तो फिर उसने तो यही कुछ करना है। और फिर आगे जाके इसके नतीजे में फिर जब होता है जो कुछ होता है, फिर ई कैट और एम कैट में आपको पता है। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जो जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटी ही पूरी करते रहते हैं। फिर वो पढ़ने लिखने में, उस सब्जेक्ट में अपने आप को काबिल करने में कोई तवज्जो नहीं रहती। तो क्रिटिकल थिंकिंग है दूसरी। क्या है दूसरी जो हमने आज डिस्कस करनी है, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में ये होता है कि आप एनालिसिस करते हैं, आप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप एवेलुएशन करते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है क्या वो ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया, मैं इसके बारे में पूछूं, मैं इसको एवेलुएट करूं, मैं किसी और सोर्स से भी सीखूं। एक एक लेक्चर को मैं डिफरेंट डिफरेंट टीचर से जाकर सीखूं। और क्योंकि आजकल तो सोर्सेज भी हैं और आप सीख भी सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना नेक्स्ट वीक में, ये अभी नोट कर लें, वो क्या है कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है। क्लास के अंदर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि आप पूछें कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है। आप फिर एनालाइज करें उसको, उसको वेरीफाई करें, उसको वैल्यूएट करें। ठीक है। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, और उससे पहले अपनी फीलिंग और इमोशन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। अब ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है ये। ठीक है। पर्पज ऑफ एजुकेशन के अंदर तो स्टूडेंट्स को तो इमोशनली जो है ना वो इतना ज्यादा डिस्ट्रेस रखा जाता है कि उसको तो पता ही नहीं है। वो तो बेचारा इसी दिमागी जो है ना मरीज बनकर जो है ना वो टाइम पास करता है अपने तलीमी इदारों में। तो उसने क्या सोचना है, क्या अपने आपको सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग क्या है, मेरे इमोशन क्या है, दूसरे की फीलिंग इमोशन क्या है, उनको मैंने समझना है। ठीक है। उनकी हेल्प करनी है, उनके काम आना है। तो ये तो बहुत दूर की बात है। कॉग्निटिव में होता है कि आप दूसरे की सोच को समझते हैं। ठीक है। इमोशनल में होता है दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद योर ओन सेल्फ। एंड कंपैशनेट में होता है कि आप दूसरों को तकलीफ में जब देखते हैं तो आप ना सिर्फ उसको सोचते हैं समझते हैं, बल्कि उसकी मदद के लिए भी उठ खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये जो पढ़े लिखे ही आपने देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है तो वीडियो सबसे पहले बनाते हैं, मदद करना दूर की बात है। तो सिखाई नहीं गई, प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, कभी बताया ही नहीं गया। तो ये मसला है। ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें पर्पज ऑफ एजुकेशन में, ये स्किल्स स्टूडेंट की डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, एक्टिव लर्निंग, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट्स बहुत अहम है, इसको जरा समझ लें। और फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर देन इंशाल्लाह जो मैंने शुरू में बात की ना, तो आपको यहाँ से पता चलेगा जो मैंने बात की है। एट्रीब्यूट जो बेसिक डेवलपमेंट ना होते, जिसकी वजह से आपके माइंड में किसी भी पुलिस वाले को सोच के करप्शन का जहन में आता है, उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट जब क्लास के अंदर नकल करता है ना, तो अपनी नकल को अपनी होशियारी समझता है। वो नकल को गुनाह ही नहीं समझता। वो तो कहता है कि मैंने टीचर को बेवकूफ बना दिया क्लास में नकल करके। ठीक है। और जब टीचर आके उससे पूछता है कि नकल की, वो आगे से झूठ बोल के कहता है कि मैंने नकल नहीं की। और टीचर को झूठ बोलकर मुतमिन करके समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ। तो जब झूठ बोलने को और बेईमानी को अपनी चालाकी बना दिया जाएगा, तो फिर वो झूठ बोलने वाला बंदा और बेईमानी करने वाला, नकलें लगाकर पास होने वाला, जब आगे आएगा ना पुलिस में और लॉयर बनेगा या किसी भी फील्ड में जाएगा, तो फिर वो नहीं देखेगा आगे कौन है। आप समझ रहे हैं? फिर ये बिगाड़ आता है जब इस तरह की लॉर्ड जो है ना वो हर फील्ड में जाकर तबाही फेर देती है। तो ओवरऑल देख लें फिर क्या इमेज बना हुआ है सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल का। क्या उसका इमेज ये है कि वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रूथफुल है? वो उसकी तो ये सही ट्रेनिंग हो सही। चुकी है कि उसने उसने जो है ना वो नकल लगानी है, और अपनी नकल को अपनी होशियारी समझ साबित करना है। और फिर उसके बाद जो है ना वो आगे जाकर जो चीटिंग है और जो जो आप कहने काम चोरी और फिर जो जो मामला होते हैं, हमें सबको पता है। और भाई स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये आज जो काम मिला है ये मैंने आज करना है, ये मेरे ईमानदार होने की निशानी है, अगर नहीं करूंगा तो ये करप्शन कर रहा हूँ मैं शुरू से ही। तो ये बेसिक दो एट्रीब्यूट जो थे ना,
ये अगर डेवलप नहीं हुए, जब ट्रस्टवर्दी कोई होता है तो ऑनेस्टी है ये, उसकी उसकी इंटेग्रिटी बढ़ती है, उसका म्यार बढ़ता है, ठीक है, उसका वकार बनता है, उसका एक इमेज डेवलप होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। फिर ट्रूथफुल एक सच्चा बंदा जब होता है ना, उसके मुखलस होने की निशानी सिंसियरिटी उसकी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उसकी, उसके काबिल होने की निशानी बनती है ये। आगे दो जो स्किल्स हैं, रिलीजियस हैं और ऑनरशिप है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जब सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाती तो इसके नतीजे में जो एक लॉट निकलती है, जो ना अपने सब्जेक्ट के अंदर काबिल है, ना स्किल के अंदर काबिल है, ना एट्रीब्यूट डेवलप हुए हैं। तो मुझे बताएं, यहाँ ईमानदारी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटी बात नहीं है, कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, मुझे बताएं, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, आपको पता है कि ये बंदा जो है ना, चाहे वो उसको नॉलेज भी है, चाहे उसको स्किल्स भी है, अगर वो धोखेबाज है तो क्या आप उसको हायर करेंगे? कौन हायर करेगा? तलहा, कोई भी तलहा, नहीं। तलहा शमसी, आप बताएं, यस सर। आप हायर करेंगे ऐसे बंदे को? नो सर। क्यों? सर क्योंकि जब उसमें नॉलेज ही नहीं है। नहीं, नॉलेज भी है, उसके पास स्किल्स भी है, लेकिन वो ना ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो बेईमानी कर जाता है, काम चोरी करते हैं, ओके सर। फिर रखोगे आप उसको? नो सर। क्यों? सर वो कभी भी मतलब आज तो दूर की बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब सबको बात आ रही है, जरा गौर से समझिएगा। चार चोर है ना, चार चोर हैं, चार चोरों में से अगर एक चोर को गले पर बैठाना है ना, तो उनमें से जो चोर का इंतखाब होगा ना, वो उन चारों में से सबसे ईमानदार उस बंदे का इंतखाब करेंगे, चोर भी। आप समझ रहे हैं? यस सर। आपको समझ आइए शहीद? तो दिस एट्रीब्यूट इन द पीक ऑफ द पीक, ये चोर भी इसी को ही प्रेफर करेंगे। आप समझ रहे हैं? ईमानदार जो नॉर्मल लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? स्टूडेंट, ये मैं देखता हूँ कि अगर सर उसको एक एक, समझ रहे हैं, यस सर। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो होना ही है। तो इस ईमानदारी की प्रैक्टिस जब शुरू से नहीं की जाएगी तो वो आगे जाके फिर उसने जाहिर तो चोर नहीं बनेगा, लेकिन वो ईमानदार हलाल के रोजी में भी जाके चोरी करेगा, वो डंगी मारेगा, ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, काम पूरा नहीं करेगा, और जो उसको ड्यूटी की इवल जो माल मिल रहा है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा पूरा, ठीक है, और वो उसको फिर जस्टिफाई भी कर रहा होगा, जिस तरह नकल लगाकर वो स्टूडेंट शुरू में नकल को जस्टिफाई कर रहा था ना, इस तरह वो भी करेगा फिर आगे जाकर। आप समझ रहे हैं? यस सर। और फिर जब उसे पूछा जाएगा ना, फिर आगे झूठ भी बोलेगा, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और एट द एंड फिर वो उसको वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, दो बेसिक, ये किसी भी बंदे को किसी भी फील्ड में उसको ये रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो नहीं सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। कोई उसको हायर करेगा तो फिर उसके ये चीजें देखने के बाद उसको जो है ना नहीं साथ रख पाएगा, ऐसे ही है ना, आप भी नहीं रख पाएंगे, चोर खुद नहीं रखेगा। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब ये एट्रीब्यूट ना होने के बाद जब ये लोग जाते हैं ना आगे फील्ड में, तो इन तरह के लोगों को फिर करप्शन करना, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, धोखाबाजी करना ये गुनाह ही नहीं लगता। फिर ये सारे मसले होते हैं, और सोसाइटी एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी की जो हम बात करें ना, जो पर्पज ऑफ एजुकेशन है, वो कहीं दूर ही रह जाता है, और सोसाइटी भी डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, और सोसाइटी का जो ओवरऑल इमेज बनता है ना वो हमारे सामने, ठीक है। क्या है इमेज ओवरऑल? पाकिस्तान में ओवरऑल हर धोखा और बेईमानी ही इमेज है हमारी सोसाइटी का। तो सर्विस पाकिस्तान में एयरटेल जाती है। ये तो इसकी जी वजह शीर, से आप कुछ वहाँ। ऐड कर। जी मैं ये कह रहा था कि आप तो कह रहे हैं कि ये चीज अगर ना हुई तो सर नहीं करेगा करेगा बंदा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे सोसाइटी बंदा सफाई कर जाएगा, क्योंकि जो क्योंकि भी सारे एक जैसे हैं ना, क्राइम सारे एक कर जैसे रहे हैं हैं ना, लोग वो सारे एक जैसे हैं ना, मसला ये है। ये देखें, ये टीचर है ना, टीचर ने तो टीचर रहना है, ठीक है। अगर वो काम का टीचर है ना, तो अपने स्टूडेंट उसके डिफरेंट फील्ड में जाने हैं। ये देखें, मैंने नीचे पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योर बनना, आर्मी, पुलिस, लॉ, अदर जितने भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में अगर स्टूडेंट को इन मुझे बताएं नॉलेज और स्किल और एट्रीब्यूट से जब वो डेवलप करके भेजेगा, तो सोसाइटी पर एडवांसमेंट की तरफ जाएगी कि नहीं? फिर हमें पुलिस या आर्मी या लॉ या दीगर चीजों को देखकर हमें क्या इमेज आएगा हमारा? एक ट्रस्टवर्थी इमेज आएगा ना, एक ट्रूथफुल का इमेज आएगा। यस सर।
ठीक है, आज ही लोग ही गए हैं ना, इसी सिस्टम से गुजर के गए हैं। इनके अंदर वो इंकरेजमेंट ही नहीं है कि वो असली तौर पर फलस्तीन की जो है ना वो हेल्प कर सके। सर करप्शन की वजह से। जी तलहा, आप अच्छी तरह समझ गए हैं। तो बच्चे ये जो चीज़ें हैं ना, इनको इंशाल्लाह हमने डेवलप करना है। तो ये जो मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप काम है ना, एक इस क्वेश्चन में मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपको, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ गेन नॉलेज। आपने सोर्सेज ऑफ गेनिंग नॉलेज तो हमें पता है, अगर साइंस पढ़ने हैं, तो ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, सोशल साइंस पढ़नी है सोशल साइंस की, नेचुरल पढ़नी है नेचुरल। तो जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, इस पर मैं इंशाल्लाह आपको ये देखें, ये कुछ केस स्टडी है। फ्रेंच साइंटिस्ट है डॉक्टर मोरिस बुकेला, ठीक है। डॉक्टर ओशी कमाल ओकोडा जापान का ये साइंटिस्ट है, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर जैकी है, ये ताइवान की साइंटिस्ट है। तो इनके मैं इंशाल्लाह आपको केस स्टडी भी थोड़ा आगे अगले सेशन में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सीक्वेंस ऑफ सोर्सेज यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो स्किल और एट्रीब्यूट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। आपका अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने जो दीगर आपके दोस्त हैं क्लास फेलोज हैं उनको भी आप मदऊ कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। ओके सर। चले, इंशाल्लाह। आपका अभी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ आपको सीखने को मिला तो बता सकते सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस क्लास में भी हमने सीखा कि क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होनी चाहिए कि माशरे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना चाहिए, कैसे हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो हमें करने चाहिए। और तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि माशरे की जरूरत तो ये जो आपने बताई है और जो हम देख रहे हैं, तो आप इतने वक्त से ये सब चीजें पढ़ा रहे, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आपके जहन में क्या आइडिया आता है? क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई टीचर 10 में से एक टीचर ये चीजें आपको बताएगी, तब भी जो मेजोरिटी जो चीज इंसान आमतौर पर स्टूडेंट उसी चीज को फॉलो करते हैं, मैं आपको तो बताता हूँ। उसमें देखें, कोई ये इम्पेक्ट आपने नहीं मुझे है। आपने अभी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं ना, आपने मुझे बताएं इस तरह आपने ये सेशन कभी लिया पहले, इस सीक्वेंस के साथ? नो सर, नहीं नहीं। नहीं लिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं। तो सर तो एक दिन एक क्लास में बनाया था सर करने अपनों का ने जो कि काम करने का काम सुने क्या है। करने का काम ये है कि जो हम डरे हुए हैं ना, इस डर को तो पहले खत्म करें ना। कि हमने ये क्वेश्चन नहीं करना कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए, हमने क्वेश्चन नहीं करना साथ वाला दोस्त क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे ना, इस जुमले के जेल से जरा बाहर निकलेंगे ना, फिर समझ आएगी कि क्या करना है हमने। ठीक है, ये सही जो है। जुमला है ना, ये एक खुद कैद है। इस कैद के अंदर हमारा जहन कैद है, हम तो कैद नहीं है फिजिकली, लेकिन दिमाग हमारे कैद है। कि जब हम ये सोच के कुछ करना होता है और नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं करते। और यही वजह है कि देखें, जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट देखता है कि उसके जो प्रोफेसर है या टीचर जो भी है वो करंट वो पूरे नहीं कर रहा, वो अपना लेक्चर पूरे नहीं ले रहा, ठीक है, जो पढ़ा रहा है उसकी समझ भी नहीं आ रही, उसके अगेंस्ट जो है ना वो कंप्लेन एप्लीकेशन देनी है, तो वो दे नहीं रहे, क्योंकि ये ना हो कि हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दें, ये ना हो डिपार्टमेंट से निकाल दें, ये ना हो कि हमें जो है ना वो फेल कर दें। तो ये जो सोचे, जब सोचेगा फिर कुछ नहीं होना, ठीक है। तो ये जी सर। किसी ना किसी को बलि चढ़ाना पड़ना है, यानी कि उसने किसी ना किसी ने आगे आके बात उठानी होगी, फिर सारे उसके पीछे फॉलो करेंगे। अदरवाइज हर कोई ये सोच के चुप रहेगा ना कि भाई मैं करूंगा तो मैं ही मारा जाऊंगा, तो एक ना एक ने मरना है, फिर ये इनकलाब आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आते। सही है। सही है, सही तो एक्शन प्लान इंशाल्लाह अभी आप लोगों ने नेक्स्ट वीक से, मैं बता रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के, क्वेश्चन करने तो शुरू करें। जो चीज़ें समझ में नहीं पूछें तो सही, जो उनसे पूछें भाई हमें, आप बस इस क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट करें, हमें पर्पज ऑफ एजुकेशन बताएं, हमें ये सब्जेक्ट के रूट मीनिंग से लेकर इसके एडवांसमेंट तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो रेलिवेंट उस दिन का टॉपिक है उसको अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करके बाहर निकलें। जो टॉपिक आपने पढ़ने जाना है उससे रिलेटेड होमवर्क पहले से करके जाएं। और यूट्यूब पर आपके पास हर मटीरियल पड़ा है, उसको देखकर एनालाइज करके समझ के फिर जाएं, फिर आपको पता चलेगा मैंने क्या क्वेश्चन करना क्या नहीं करना। सब्जेक्ट के अंदर जिस भी फील्ड में आप अगर माहिर नहीं बन रहे, तो फिर जो है ना वो आपका कसूर है, ठीक है। आपने अपने हिस्से का काम पहले करना है, फिर दूसरे को कहना है। है। नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को, अपने क्लास फेलो को, दीगर को जो है ना बता दीजिएगा, ये लिंक ग्रुप का इसमें ऐड करके, ठीक है। अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं पूरे को थॉरली जो है ना वो कंप्लीट करूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थॉट बिल्डिंग ट्रेनिंग है बेसिकली, जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उनमें से ये एक टॉपिक है जिसको हमने 2 वीक में कवर करना है। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।